गैप के बाद मिल रहे हैं और ओकेजन ऐसा है कि आज है वर्ल्ड एड्स डे। डब्ल्यूएचओ ने ये 1988 में शुरुआत की थी लुकिंग एट द एड्स पैंडेमिक। आपको याद होगा जो आपके मेरे उम्र के, मैं बुजुर्ग नहीं कहूंगा लेकिन जो जिन्होंने 1980s को देखा है, तभी एड्स का बहुत डर हुआ करता था और ऐसे ऐसी ऐसी अनुमान लगाया जा रहा था कि एड्स की वजह से दुनिया का अंत होने वाला है। तभी ये वर्ल्ड एड्स डे आया ताकि इस पैंडेमिक के, एड्स के पैंडेमिक के बारे में लोगों को जानकारी हो, लोग सावधानी बरतें और इसके वजह से लोगों को परेशानी ना हो और दुनिया का अंत ना हो। आज वर्ल्ड एड्स डे इस साल का जो थीम है वो है एकदम उचित थीम डब्ल्यूएचओ ने चुना है। उसका वो थीम है एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। और ये बहुत सही मायने रखता है, ना कि सिर्फ एड्स के लिए बल्कि बहुत सारी बीमारियों के लिए ये बहुत सही मायने रखता है। क्योंकि कोई भी बीमारी, कोई भी खास करके जो क्रॉनिक बीमारियां होती है, जैसे एड्स हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज हो, कैंसर हो, इन सब में इनइक्वालिटी अगर हो, समाज में अगर इनइक्वालिटी हो, इम्बैलेंस हो, तो फिर जो लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड पे है, जिन लोगों को ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, वो उनके लिए वो बहुत एक भारी बोझ बन जाता है, वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते और क्योंकि वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, एड्स जैसी बीमारी और फैलते जाती है, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी और फैल जाती है और दुनिया के सामने नए चैलेंजेस होते हैं। कैंसर के लिए, क्योंकि मैं कैंसर सर्जन हूं, मैं थोड़ा सा तो ये विषय कैंसर की तरफ मोड़ लूंगा और एड्स और कैंसर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये विषय बहुत लोग नहीं जानते हैं क्योंकि एड्स और कैंसर, लोगों को लगता है कि क्या रिलेशन होगा एड्स और कैंसर का। एड्स हुआ तो भी मर जाएगा आदमी, कैंसर हुआ तो भी मर जाएगा, लेकिन दोनों के ट्रीटमेंट्स आज अवेलेबल हैं। पॉजिटिव चीज ये है कि आज बहुत सारे पेशेंट जिनको एड्स हुआ था, वो दवाइयों के दौर पे आज अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो एड्स से पीड़ित हैं, जिनको कैंसर हुआ था और जिनकी आज एड्स की ट्रीटमेंट भी चालू है और वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं कैंसर से क्योर होने के बाद। लेकिन इन दोनों बीमारियों का बहुत अच्छा जमता है, ये बहुत अच्छी पार्टनरशिप में है। क्योंकि एड्स में क्या होता है, एड्स में जो वायरस होता है, आपको मालूम होगा कि एड्स बीमारी वायरस की वजह से होती है और ये वायरस कौन सा होता है, ये HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इस वायरस की वजह से जो इंसान है उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी डाउन की जाती है। जब भी कभी इम्यूनिटी डाउन होती है तो बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण आ जाता है और खास करके कैंसर जैसी बीमारियों को तो बहुत ही आसान बन जाता है आपके शरीर पे हावी होना। कैंसर की एक वजह वायरसेस भी होती हैं। तो जब HIV वायरस शरीर में एंट्री करता है तो उसके साथ ही और भी कुछ वायरसेस हैं जो एंट्री करते हैं, जैसे ही कापोसी सार्कोमा हर्पीज वायरस, KSHV। ये वायरस जो है एक बहुत डेडली बीमारी को जन्म देता है जिसका नाम है कापोसी सार्कोमा। आम तरीके से ये बीमारी नॉर्मल लोगों में बहुत रेयरली पाई जाती है, लेकिन इसका इंसिडेंस अगर HIV पीड़ित लोगों में देखा जाए तो वो 500 गुना ज्यादा है, 500 गुना। तो 500 टाइम्स द इंसिडेंस ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है एड्स में। उसी तरीके से दूसरा एक कैंसर है जिसको हम एड्स रिलेटेड कैंसर बोलते हैं और वो कैंसर है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। अब ये लिम्फोमा की जो एक खास टाइप है, एग्रेसिव बी सेल लिम्फोमा जो है, वो एग्रेसिव बी सेल लिम्फोमा भी एड्स के पीड़ित पेशेंटों में ज्यादा पाया जाता है, ऑलमोस्ट 12 टाइम्स द नॉर्मल पॉपुलेशन। स्त्रियों में आप जानते हैं कि गर्भाशय का मुख का कैंसर होता है, जो आज भी भारत में नंबर 2 का कैंसर है स्त्रियों में। ये कैंसर का प्रमाण एड्स पीड़ित महिलाओं में 3 गुना ज्यादा होता है नॉर्मल पॉपुलेशन के आधार पे। इसके अलावा दूसरे कैंसर्स भी हैं जो एड्स पीड़ित पीड़ित लोगों में हो सकते हैं, जैसे कि
कैंसर, लिवर का कैंसर हो, मुंह का कैंसर हो, जो गुदद्वार है, एनस का कैंसर हो, या लंग का कैंसर हो, या हॉजकिंस लिम्फोमा यानी एक ब्लड कैंसर का टाइप हो। और लंग कैंसर फॉर एग्जांपल 2 गुना ज्यादा होता है लोगों में, लिवर कैंसर 2 गुना ज्यादा होता है। जो मुंह का कैंसर है, जो गुटखा खाते हैं, तो उनको जो मुंह का कैंसर होता है उसका प्रमाण 8 गुना ज्यादा होता है नॉर्मल पॉपुलेशन के हिसाब से। दूसरी एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज ये भी है कि जो एड्स पीड़ित लोग हैं, उनको कैंसर की जो कैंसर से ठीक होने, कैंसर से उनको बुरा परिणाम होने में और कैंसर से मौत होने का प्रमाण भी ज्यादा होता है, क्योंकि जो कैंसर के ट्रीटमेंट्स आप जानते हैं जैसे कीमोथेरेपी है, उनसे भी इम्यूनिटी कम होती है। और चूंकि एड्स से इम्यूनिटी कम होती है, कीमोथेरेपी से भी इम्यूनिटी कम होती है, तो इन दोनों के वजह से बीमारियां, इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ती है। और इसीलिए लोगों का इस दोनों बीमारी जब साथ में होते हैं तो ठीक होने का प्रमाण थोड़ा सा कम है। अभी दूसरी एक चीज हम लोग सोचते हैं कि और एक चीज होती है कि जिनको एड्स होता है, होने की संभावना ज्यादा है, उनका हाई रिस्क बिहेवियर होता है। यानी वो बहुत यूजुअली ऐसे लोग रहते हैं जो जिनको बुरी आदतें होती हैं, स्मोकिंग होता है, अल्कोहल होता है, या एक अनप्रोटेक्टेड मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स होता है। तो इन सभी चीजों की वजह से एड्स होने की संभावना बढ़ती है। तो स्मोकिंग जो करते हैं, और मैंने जैसे अभी कहा कि लंग कैंसर का प्रमाण 2 गुना ज्यादा होता है एड्स पीड़ितों में, तो अगर वो स्मोकिंग भी करते हैं तो ये प्रमाण और भी बढ़ जाता है। तो खास करके इन लोगों ने सावधानी बरतनी चाहिए कि इवन इफ देयर CD4 काउंट इज नॉर्मल, इवन इफ द एड्स इज कंट्रोल्ड, फिर भी उन्होंने स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से उनका लंग कैंसर होने का प्रमाण बहुत ज्यादा हो सकता है। दूसरी चीज होती है कि इम्यूनिटी वीक होने के वजह से बहुत सारे दूसरे वायरसेस जैसे हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, एप्स्टीन बार वायरस करके एक वायरस आता है जिनके वजह से ब्लड कैंसर का एक टाइप होता है। तो ये सभी वायरसों की अटैक बॉडी पे होते रहती है, और इन अटैक के वजह से लोगों को बहुत सारी तरीके के कैंसर हो सकते हैं। तो एड्स ये बीमारी जो है, ये कैंसर की बहुत एक शक्तिशाली पार्टनर बनती है इंसान को खत्म करने में। इसीलिए हाई रिस्क बिहेवियर से लोगों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और जो एड्स पीड़ित हैं, वो क्या कर सकते हैं? क्या उनको भी पॉसिबल है कि वो इन कैंसर से दूर रह सकते हैं? तो ज़रूर हो सकता है ऐसा। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारे भी पेशेंट हैं कि जो दोनों बीमारियों के साथ आते हैं। तो इनमें क्या होता है कि पहले चीज़ तो उनको अपनी एड्स की ट्रीटमेंट बहुत प्रॉपरली, बहुत डिलिजेंटली, बहुत तौर तरीके से उनको एड्स की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। उनके जो CD4 काउंट रहते हैं, जो इन्फेक्शन का प्रमाण बताते हैं, और वायरल लोड रहता है, वो कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि इन चीजों के वजह से उनकी इम्यूनिटी जो है वो बनी रहेगी। जब इम्यूनिटी बनी रहती है तो ये कैंसर का प्रमाण जो है वो कम हो सकता है। तो डेफिनेटली लोगों को ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और ट्रीटमेंट को वही रिजल्ट्स लाने में जो नॉन एड्स पीड़ित लोगों के में आते हैं, तो उसमें आपने अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली चालू रखी है तो फिर उसमें रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट्स एड्स के पेशेंट में यूजुअली नहीं बदलती, स्पेशली अगर उन्होंने नॉर्मल, उनके उनके सब पैरामीटर्स नॉर्मल है और बीमारी उनकी एड्स की कंट्रोल में है, तो फिर नॉर्मल तरीके से उनकी कैंसर ट्रीटमेंट की जा सकती है, और उसमें उनके ठीक होने की संभावना भी उतनी होती है जितनी नॉर्मल पॉपुलेशन की हो। एक चीजें लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि उनको एड्स जब रहता है तो कैंसर के बारे में भी स्क्रीनिंग करना जरूरी है। स्पेशली जैसे मैंने कहा कि लिम्फोमा जो ब्लड कैंसर का टाइप होता है, जिसमें गठाने आ जाती हैं, गले में गठान आ गई हो, बगल में गठान आ गई हो,
ग्रॉइन्स में गठान आ गई हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में अधिक सावधानी बरतें, उनकी जाँच कर लें क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई भी कैंसर होने का प्रमाण एड्स पीड़ितों में ज़्यादा होता है। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा हो या एक्स स्मोकर हो और एड्स पीड़ित भी हो, तो उनको लंग कैंसर के लिए, फेफड़े के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। वैसे ही पैप स्मीयर जो रहता है, वो एक टेस्ट होती है, जो गर्भाशय के मुख के कैंसर के लिए होती है, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए होती है। अभी ये सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग जो है, ये एड्स के पेशेंट्स ने रेगुलरली करना चाहिए। साल में 1 बार तो ये पैप स्मीयर करना चाहिए, ताकि ये पता चले कि वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा। क्योंकि जितने जल्दी इसमें ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, उतनी ही जल्दी उसकी क्योर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे ही अगर ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग भी इन लोगों ने डिलीजेंटली करना चाहिए। आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए आजकल मैमोग्राफी की जाती है, तो साल में 1 बार मैमोग्राफी करना ज़रूरी बनता है। वायरसेस के इन्फेक्शन अगर हो, जैसे हेपेटाइटिस सी वायरस है या हेपेटाइटिस बी वायरस है, तो लिवर की जांच करते रहनी चाहिए सोनोग्राफी करके, क्योंकि इनमें से दोनों वायरसेस में के वजह से लिवर का कैंसर होना बहुत मुमकिन है। तो अर्ली स्टेज में अगर ये पकड़ा जाए, तो उसकी ट्रीटमेंट अधिक अच्छी तरह से की जा सकती है। अगर एड्स के पैरामीटर्स कंट्रोल में हो तो सर्जरी भी की जाती है और सर्जरी में भी एज अ सर्जन हमें काफ़ी हद तक काफ़ी तरीके के प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। स्टाफ के लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, पेशेंट्स के लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, लेकिन आजकल इन पेशेंट्सों में सर्जरी पॉसिबल है। और जब सर्जरी की जाती है तो एक प्रॉब्लम ये रहता है कि इनके इन्फेक्शन के प्रमाण ज़्यादा होते हैं, इसीलिए पहले उनका वायरल लोड कम किया जाता है, उनके CD4 काउंट्स नॉर्मल किए जाते हैं, जो एड्स की ट्रीटमेंट करने वाले उनके फिजिशियन हैं, उनके क्लोज टच में रह के कैंसर की ट्रीटमेंट की शुरुआत की जाती है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि एड्स में अगर कैंसर होता है, तो वो द एंड नहीं है, दोनों बीमारियों की ट्रीटमेंट की जा सकती है, लेकिन याद रखिए कि एड्स में कैंसर का प्रमाण ज़्यादा रहता है और इसीलिए जो कोई एड्स पीड़ित हो, उन्होंने कैंसर के लिए स्क्रीनिंग ज़रूर करना चाहिए। In the end, I come back to the slogan of WHO: End inequalities, end AIDS. अगर असमानता, अपने विषमता अपने समाज में खत्म हो गई, तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा एड्स का जो प्रॉब्लम है, वो भी छूट जाएगा और लोगों को ट्रीटमेंट लेने में काफ़ी आसानी होगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।